नमस्कार। घर से निकलते ही कि इस भाग में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं भारती प्रवीण आप सबके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ, आपके अपने प्रोग्राम में घर से निकलते ही। और आज हमारे साथ हमारी अतिथिशाला में जुड़ी हैं सुश्री अंजलि मीना और आप जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में प्रेसिडेंट के तौर पे कार्यरत हैं। मैं अंजलि से गुजारिश करूंगी कि आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के मध्य रखें। बहुत स्वागत है अंजलि आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। मेरा नाम है अंजलि मीना। मैं कोटा से ही हूँ और कनेक्ट में मैं जेडीबी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और इसी के साथ मैं अभी अपनी एमएससी भी कर रही हूँ जेडीबी कॉलेज से ही, बॉटनी से। अ, और जी, जी। आप प्रेसिडेंट के तौर पे कार्यरत रहे हैं और अभी एक छात्रा भी हैं। तो 2 ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं और उन्हें बखूबी निभा रही हैं। आज हमारे साथ इस प्रयोगशाला में या फिर हमारी अतिथिशाला में आपको लाने का एक ही मकसद था कि हम दूसरी जो हमारी छात्राएं हैं उनको प्रेरित कर सकें आपके माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से और उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक छात्रा के रूप में अपने कॉलेज से जुड़े, लेकिन ये राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे इसमें आप आई? तो थोड़ा बहुत कुछ उस बारे में बताएं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन सी टीचर मिलेगी, उसकी सब्जेक्ट टीचर कौन है, कुछ नहीं पता होता। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी फेस की मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में आते हुए बच्चा परिपक्व हो जाता है और नॉलेज हो जाती है। तो जब मैं सेकंड ईयर में आई तो मैंने देखा फर्स्ट ईयर के बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैंने तब से उनका हेल्प करना स्टार्ट किया। देन कोविड आ गया, तो उस टाइम पे कोई भी नहीं था बच्चों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन ही सबकी मदद करनी पड़ती थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इनकी मदद अभी कर सकते हैं अपन, क्योंकि सबसे ज्यादा नीड उस टाइम ही थी सभी बच्चों को। तो उस टाइम पे मैंने इन सबकी मदद की। वैसे वैसे चलता रहा। फिर तो सेकंड ईयर जैसे खत्म होने लगा तब मुझे लगा कि अगर बड़े स्तर पे मुझे लोगों की मदद करनी है तो मुझे जुड़ना पड़ेगा चीज़ों से। तो फिर मैंने उस टाइम पे सेकंड ईयर का जब एंड चल रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। फिर मैंने वो कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन रखी कोविड में 3 साल। देन एमएससी के फर्स्ट ईयर में जब मैं आई, अभी करंट में मैं फाइनल ईयर में हूँ, फर्स्ट में ईयर में जब आई तब मैंने अब इसमें स्टार्ट किया। फिर मैंने निश्चय किया चलो इस बार चुनाव लड़ते हैं, और भारी मतों से मैं विजय हुई थी। तो इस तरह बहुत मेरा खूबसूरत। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, क्योंकि आपके मन में एक सहयोगी भाव था, इसलिए आपने सहयोग के माध्यम से इस रास्ते को चुना। तो क्या इस दौरान, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कोरोना भी था और इस दौरान आपका मतलब बच्चों को परेशानियाँ भी देखनी पड़ी छात्राओं को, तो आपने जो मदद का रास्ता चुना, तो इस दौरान और किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने रही होंगी? एक प्रेसिडेंट के तौर पे भी यदि देखें। प्रेसिडेंट तो मैं अभी करंट में बनी हूँ, उस टाइम पे कोविड नहीं था। पर कोविड के टाइम पे यही परेशानी आती थी बच्चों को कि बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया बच्चे ने, पर क्लासेस नहीं हो रही है और ना टीचर्स हैं ना कुछ है, तो बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पाया। तो उस टाइम पे मैंने एक सेतु के रूप में काम किया, टीचर्स को और बच्चों को जोड़ा एक दूसरे से। और उस टाइम पे हमारे ये हुआ कि ऑनलाइन यूट्यूब पे लेक्चर्स डले टीचर्स के, बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करवाया, उनको जोड़ा ग्रुप्स में, उनको ऑनलाइन क्लासेस लगवाई टीचर्स के थ्रू। इस तरह से डिफिकल्टीज तो आई थी क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता था, क्योंकि ऑनलाइन तब तक इतना प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज नहीं, तो उनको नॉलेज दी पहले। मैंने खुद अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके वीडियो रिकॉर्ड करके उनकी हेल्प करी कि ऐसे तुम जुड़ो, ऐसे तुम यूट्यूब से तुम सीखो। तो इस तरह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, बट बच्चों का साथ था तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड टीचर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया हर चीज।
ओके, ओके। तो मतलब आपकी जो वो प्रेरणा थी वो स्वयं बनती चली गई और जो सहयोगी भाव था उससे धीरे-धीरे ये प्रक्रिया चल पड़ी। अ, लेकिन जैसे अब इनमें एक क्योंकि कोई ज़रिया नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप खुद से अपने इन विचारों को ला रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन आपकी पढ़ाई पे कुछ उसका असर हुआ या कैसे आपने उससे तालमेल बिठाया होगा? क्योंकि मुश्किल तो होता है, तो किस तरह से ये रहा होगा फिर? मुश्किल तो बहुत आई थी कि घर वालों की पहली क्वेश्चन ही यही था कि पढ़ाई कैसे करोगी? ये सब करोगी तो। बट मुझे अंदर से था कि स्टडीज़ मुझे कभी लूज़ नहीं करनी है अपनी, क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि एक बार पढ़ाई से मोह हट गया, तो फिर कुछ नहीं बचेगा मेरे हाथ में। तो मैंने स्टडीज़ के लिए अपना टाइम फिक्स कर रखा था, जैसे लाइक कॉलेज होता है 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो मेरा होता था कि मॉर्निंग में ही मैं जो पढ़ना है मुझे, मैं मॉर्निंग में खत्म कर लूँ और जैसे लाइक 6 बजे उठ जाओ या 7 बजे उठ के 10 बजे से पहले-पहले कंप्लीट करके जो मुझे पढ़ना है, वो मैं पढ़ के फिर कॉलेज जाती थी। और जैसे लाइक कॉलेज में भी रेगुलर क्लासेस हमारे एमएससी में रेगुलर क्लासेस लगती है। तो हम रेगुलर क्लासेस लेती थी, प्रैक्टिकल्स एंड नोट्स जो यूट्यूब से बन सकते हैं। हमारे टीचर्स भी यूट्यूब पे हमें पढ़ाते हैं, तो उन सब से मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने लूज़ नहीं की अपनी स्टडीज़ को फॉर द चुनाव या फिर इन सब में। ये मेरा अभी भी कंटिन्यू और आगे भी रहेगा। बहुत खूब। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अपने मुख्य जो ध्येय है, उसे आपने बदला नहीं तो और उस पे आपका ध्यान बरकरार रहा। तो ऐसे परेशानी कभी-कभी तो होता होगा कि जैसे हम कुछ क्लासेस मिस कर जाते हैं, कभी कॉलेज के काम से निकल जाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या आपको मदद मिल जाती थी या किस तरह से आप इन चुनौतियों का सामना करती थी? इस समय में मेरे जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। जैसे कोई हुँ, क्लास हुँ। मैंने बंक की है, मैं नहीं जा पाई हूँ या कुछ भी कारण से छूट गई है, तो मेरे हुँ, जो हुँ। साथी हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर देते कि अंजलि ये पढ़ाया आज, ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है, ये प्रैक्टिकल है। या ठीक है। टीचर लिटरली बहुत कोऑपरेटिव है। उन वो खुद ही बता देते कि अंजलि ये प्रैक्टिकल लिखना है फाइल में, इसको ऐसे करना है, जी। इसे परफॉर्म अगर छूट गया है तो हम वापस कराएँगे, तुम आ जाना। सो मुझे तो यानी डिफ़िकल्टी नहीं। आपके बिल्कुल, आपके शिक्षकों के साथ-साथ आपके सहयोगी छात्राओं का या फिर आपकी क्लासमेट्स का या आपके दोस्तों का साथ रहा, तो इसलिए सरल रहा। तो आपसे भी प्रेरित होते हैं, आपके जैसे साथी हैं या आपके साथ में जो भी लड़कियाँ हैं, तो एक राजनीति को की तरफ जो आकर्षण होता है, वो आपको देखकर मोटिवेशन मिलता ही होगा, तो इस तरह से कुछ कभी किसी ने कहा कि क्या हम भी करना चाहते हैं या कुछ इस तरह से? मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं एनएसएस में भी हूँ, स्काउट गाइड में हूँ, हुँ, हुँ। एनसीसी में होने के लिए रही थी। तो जब भी कुछ प्रोग्राम होता है मुझे बुलाते हैं, तो जब मैं उस टाइम पे बच्चों को बताती हूँ तो बच्चे ये कहते हैं कि दीदी आपने जो बात कही है वो सच में हमने रिलेट करी और हम चाहते हैं कि आज जिस जगह पे आप खड़ी होकर बात कर रही हैं, हमसे स्पीच दे रही है, आगे हम भी करें। तो उससे हुँ, साफ हुँ। पता पड़ता है कि मोटिवेट होते हैं और वो भी चाहते हैं कि आगे मुझसे भी बेटर कुछ अच्छा करें कॉलेज के लिए। तो ये देख के बिल्कुल। मुझे खुद को अच्छा लगता है कि मेरे से इंस्पायर होके बच्चे कॉलेज के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये कहीं न कहीं आप प्रेरणा स्रोत भी हैं अपने साथियों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए और अपने पूरे कॉलेज के लिए। बहुत अच्छी बात है और आपने एनसीसी, एनएसएस और इन जितनी तमाम सामाजिक सामुदायिक जो इस तरह की संस्थाएँ हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम जिसे कह सकते हैं, इस तरह के इनमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कहीं न कहीं बेशक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता ही है। मैं आपसे यूँ जानना चाहती हूँ कि जैसे आप इसमें बाय चांस अपने हॉबी के रूप में अगर जुड़े हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप इसे एक करियर के रूप में भी देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि अंजलि आगे जाकर पॉलिटिकल फिगर हो सकती हैं या आप पॉलिटिक्स को अपना एक करियर के ऑप्शन के लेकर चल सकते हैं, तो क्या आपका इसमें सोचना है? मैंने कभी इस तरह से तो नहीं सोचा कि इसी को अपना करियर बनाना है, बट मेरे मन में ये है कि एक सोशल वर्क करना है लोगों के लिए। एक सेवा भाव है मन में, तो वो आगे भी रखना है। अब उसे मैं एक सिविल सर्वेंट बन के करूँ या किसी एनजीओ के थ्रू करूँ या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ के करूँ, तो समाज सेवा का भाव है, उसको मैं आगे कैरी ऑन करना चाहती हूँ।
बिल्कुल, होना भी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसे एक मोटिव नहीं बना के रखा है, लेकिन हाँ, सेवा भाव आपके भीतर है, आपके मन में है, तो उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, इधर पॉलिटिक्स या फिर कोई भी सामाजिक संस्था। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में आप क्या समझती हैं कि राजनीति अगर चुनते हैं, तो राजनीति क्या अच्छा ऑप्शन नहीं है? अगर जैसे सारे ही ऑप्शंस में आप रखें, तो इसमें राजनीति क्या मैम बेहतर ऑप्शन नहीं है जिसके माध्यम से आप समाज सेवा कर सकते हैं? ये तो आपको लोगों से ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करता है। मैम बट राजनीति में ये चीज़ है कि आप थोड़ा आपके जो पथ होता है उससे आपको भटकना पड़ता है। जैसे एक जो साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, तो वो एक फ़ोकस्ड होके अपनी स्टडीज़, ये चीज़ मैं खुद बता रही हूँ कि मेरे को भी चीज़ें छोड़ के भागना पड़ता है दूसरी चीज़ों के पीछे कि बच्चों की हेल्प करनी है। वो तो टीचर कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट कोऑपरेटिव है, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। बट अगर इसी को आप करियर बना के आगे चलना चाहो, डिफ़िकल्टीज़ हैं। बट अगर आपके पास आप ऐसे साथी हैं या आपके मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में, तो आपके अगर पेरेंट्स इसमें सपोर्टिव हैं, आपके साथी हैं या साथ काम करने वाले सपोर्टिव, तो इसको भी आप करियर ऑप्शन बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या जैसे आप अपने साथियों को जो आपसे प्रेरित होते हैं, जैसा आपने कहा जूनियर्स पे आपकी बातों का इम्पैक्ट पड़ता है, वो प्रभावित होते हैं आपकी बातों से या आपके कार्यों से कि हम भी इस तरह से कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं या सामाजिक कार्य कर सकते हैं। तो युवाओं का राजनीति के माध्यम से समाज सेवा संभव है या राजनीति में युवाओं का आना क्या क्या आपके विचार हैं? मतलब राजनीति में युवाओं को बढ़ना चाहिए या फिर इसे एक करियर के रूप में लेना चाहिए या फिर ये एक माध्यम हो सकता है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समाज से जोड़ने का? मैम समाज सेवा का भाव मन में होता है, उसके लिए किसी भी राजनीतिक पद की या हुँ, किसी हुँ। भी ज़रूरत नहीं है हमें। बट आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ये हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जो यूथ होता है, जो प्रेज़ेंट का यूथ है, वो एजुकेटेड होता है। हुँ, हुँ। उसके जो विचार होते हैं वो एकदम फ्रेश होते हैं। वो जो और अगर यूथ अगर राजनीति में जुड़ता है, तो वो ऐसे बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है जिससे अभी तक सरकार वंचित है। सरकार हुँ, को वो हुँ। चीज़ें नहीं, इसलिए मैं कहूँगी कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ना चाहिए ताकि हुँ, हुँ। जिन भी विचारों से सरकार वंचित है, उन्हें उस अवगत हो और विकास हो सके हमारा। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक करियर नहीं लेकिन एक माध्यम अच्छा कह सकते हैं हम इसे। तो इस तरह से हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करके और इस तरह से उनको संलग्न कर सकते हैं क्योंकि युवाओं की आवश्यकता हर क्षेत्र में है और नए-नए विचार क्योंकि तकनीकी है तो त इस तरह के कोई अवसर आपके या फिर अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन कभी ऐसा आपके मन में आया कि शायद मुझे नहीं आना चाहिए था या फिर कुछ इस तरह का भाव कि मेरा इसमें आना गलत रहा या कभी एक बार पीछे हटने का मन हुआ हो, तो क्या कभी ऐसा मोड़ रहा है? मैम जब मेरे एग्ज़ाम्स तिथि डिसाइड नहीं हुई थी चुनाव की, उससे पहले मैं अपनी प्रिपरेशंस में लगी हुई थी। तो मैंने कहा घरवालों से कि मुझे नहीं करना राजनीति में, मुझे स्टडीज़ करनी है। बट जैसे डेट आई, अनाउंस हुई, तो माय ब्रदर कम टू मी एंड से पूजा लग जा। मेरे घर का नाम पूजा है, तो वो आया मेरे पास में, उसने कहा पूजा चुनाव आ गए, क्या करना है? तो मैंने कहा क्या करूँ? मेरे को तो पढ़ाई करनी है। तो उसने कहा नहीं, तूने 3 साल मेहनत करी है जिस चीज़ के लिए, उसमें आगे बढ़ो और तुम कर सकती हो। मम्मी-पापा ने भी यही कहा तुम कर सकती हो, तो तुम आगे बढ़ो। तो उस टाइम पे वो आया था मेरे भी बैकड्रॉप कि मैं नहीं करूँ, बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ब्रदर्स ने, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो आज उनकी वज़ह से, उन्होंने अगर उस टाइम पे मुझे मोटिवेट नहीं किया होता और बोला नहीं होता कि तुम कर सकती हो, तो मैं नहीं कर पाती। बट उन्होंने मोटिवेट किया, इसलिए मैं आज प्रेज़िडेंट की पोस्ट पर हूँ और आपसे बात कर। बहुत खूब। क्योंकि परिवार का साथ है और वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो वही मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य था कि क्योंकि अक्सर लड़कियों के लिए चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि समाज का
चेहरा इस तरह से बना हुआ है कि थोड़े से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कदम उठाना, लेकिन परिवार का सहयोग रहता है तो शायद ये संभव हो पाता है, आसानी से, सरलता से निकल जाता है। जैसे आप काफ़ी समय से इस आदिवासिनी मंच से जुड़े हैं और यहाँ पर कई ऐसी महिलाओं से हम नित नए दिन प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो आपके विचार जानना चाहूँगी कि आप आदिवासी समाज के या किसी भी एक पिछड़े वर्ग के यदि महिलाएं इस तरह से समाज के किसी मुख्य धारा में आकर इस तरह से सामाजिक सेवा या फिर एक सामाजिक उत्थान की बात करती हैं, तो किस हद तक ये सही है और इसमें क्या चुनौतियां हैं जिनको वो सहजता से कर सकती हैं, या फिर उनके आने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, मतलब किस तरह से जुड़े? आपके माध्यम से मैं अन्य लड़कियों को ये संदेश के रूप में आपकी बात पहुंचाना चाहूंगी। मैम, अगर कोई महिला आगे आके कोई भी काम करना चाहती है, कोई भी, चाहे वो घर से निकल के भी करना चाहती है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसे सपोर्ट हुँ, नहीं मिल पा रहा है तो आपकी तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए कि हम खड़े हैं, आप कीजिए। तभी वो आगे हुँ, बढ़ पाएंगी, वो कुछ ना कुछ कर पाएंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, चुनौतियां तो हर किसी के साथ में आती है, मेरे साथ भी आई थी, बट परिवार का और मेरे सहपाठियों का मुझे सहयोग मिला, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और इसी तरह से जो भी आगे आना चाहती है महिलाएँ या छात्राएँ, जो भी मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं या जो हमारे इस समाज से, संगठन से जुड़ी हुई हैं, वो आके एक बार कहें, अपनी बात रखें कि हम ये चीज़ हमारे माइंड में ये है, कि हम ये प्लान्स हैं, आप हम इसके आगे काम करना चाहते हैं, तो उन्हें अवश्य रूप से सपोर्ट मिलेगा और आगे बढ़ने का मौके दिए जाएँगे। तो जैसे आदिवासी समाज की या जैसे मीना जनजाति की हम बात करते हैं, तो आपके अभी इस कार्यकाल के दौरान जो आपका प्रेसिडेंट का टाइम है, इस दौरान यदि कुछ लड़कियां आगे निकल के आती हैं तो उनके लिए आप प्रोत्साहन किस तरह से देती हैं या कैसे उनका सहयोग करती हैं यदि वो किसी अ, कई ऐसी बाधाएं होती हैं, जैसे किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है या कुछ और है, तो वो कई बार उन्हें सामाजिक मदद या अपने घर से भी मदद या फिर कुछ घर में पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो इस तरह से कई चुनौतियां होती है। तो आपकी कोई टीम है या आप स्वयं करती हैं या क्या आपके माध्यम होते हैं? अ, मैम, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रेज़िडेंट नहीं थी, उससे पहले एक लड़की आई थी और वो मीना ही थी। पर मुझे पता नहीं था वो मीना है, उसका नाम टीना था। तो शी कम टू मी और उसने कहा कि उसकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मदर उनकी नहीं थी शायद से, और दादी कुछ घर का काम करके, तो वो फीस नहीं भर पाई थी कॉलेज की, उस टाइम कोविड चल रहा था। तो उस टाइम पे वो आई मेरे पास, मैं बोली मेरे पास पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के लिए और कॉलेज की फीस। तो उस टाइम पे मैं अपने प्रिंसिपल के पास गई, एचओडी से बात करी, मैंने कहा कुछ भी करके इस लड़की की फीस कम कीजिए। उस टाइम पे मैंने कलेक्टर ऑफिस में भी बात करी, सबसे बात करी, तब उस लड़की की फीस भी कम हुई और ना केवल फर्स्ट ईयर में, सेकंड थर्ड ईयर में भी, वो अभी थर्ड ईयर में है और उसकी फीस कम होकर उसको फ्री में ही बुक्स भी अवेलेबल करवाई गई कॉलेज के द्वारा। सो अगर कोई सोच ले ना मन में कि हाँ कुछ करना है, हेल्प करनी है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, एक लड़की है, मीना ही है वो भी, तो उसका बीएससी कंप्लीट हो गया, अब उसको एमएससी में एडमिशन लेना है। तो उसके पिताजी ड्रिंक करते हैं और शायद मदर है नहीं उसकी, तो उसका कॉल आया मेरे पास कि दीदी ये बात है, आप मेरा एडमिशन करवा दो कैसे भी करके, मैं आ नहीं सकती हूँ, पर आप मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे भेज दो। मैंने उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, वो ब्रिलियंट लड़की है, बट फैमिली का सपोर्ट नहीं था। तो मैंने टीचर से बात करी, टीचर्स ने कहा हम उसे ऑनलाइन पढ़ा देंगे, पर उसको एडमिशन दिलाओ अगर बच्चा पढ़ना चाहता है। इस तरह से अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और उसको एक सही गाइडेंस मिल जाए या सही इंसान मिल जाए आगे बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल वो आगे बढ़ सकती है। मेरा यही मानना है। बहुत खूब। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही चुनाव किया है आपके साथीगण ने, क्योंकि ऐसी यदि सहयोगी भाव के साथ अगर एक नेता हो, नेत्री हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनता को या
उसके जो अधीनस्थ हैं उनको कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि ये सहयोगी भाव ही आपको नेतृत्व करने की क्षमता या फिर कम से कम कॉन्फिडेंस देता है। तो बहुत अच्छी आपने कहानी सुनाई, और इसमें जो आपका एक बहुत अच्छा ये अनुभव रहा जिसके माध्यम से हम जान गए हैं कि वाकई में अगर हम चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। और आपने जिस तरह से सहयोग किया है तो बेशक इस समाज को आगे बढ़ाने का यही माध्यम हो सकता है। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, और यदि हम सबको अपने परिवार का सदस्य मान के चलते हैं न तो निसंदेह कोई भी समस्याओं से ग्रसित नहीं होगा। आप से अंतिम प्रश्न के तौर पे, या आपका अनुभव मैंने सुना, आप अगर आगे जाके एक राजनीतिक शख्सियत बनते हैं, तो आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगी, या आपके मन में कोई एक बात है जिसे आप समाज के लिए खास तौर पे अगर सोचती हैं? तो अंतिम प्रश्न हमारे इस समाज के लिए मैं पूछना चाहूंगी, क्या क्या रहेगा? मैम, अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तो मैं सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण पे जोर देना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है और दहेज बहुत ज्यादा है। तो मैं उस चीज के लिए सभी को कहूंगी या लोगों को बताऊंगी कि बेटी को बोझ ना समझे, वो आपके लिए है, और उसको जितना दहेज में उसका पैसा लगा रहे उतना अगर उसकी पढ़ाई में लगा दें तो लड़की बोझ नहीं उनके ऊपर, और वो बिल्कुल, आगे उनके बिल्कुल। लिए एक अच्छा रिजल्ट उन्हें दिखा के देगी। तो मैं समाज में लोगों को यही कहूंगी कि बेटी को बोझ ना समझे, उसे पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, और अगर वो आपकी बहू भी है तो भी उसे आगे तो बढ़ाएं। भी तो भी आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। क्योंकि अगर उसे पढ़ने के लिए उसे आगे बढ़ने के लिए यदि आकाश देते हैं तो उसके पंखों को तराशना हमारा काम है एक परिवार के तौर पे, और उसे खुला आकाश देंगे तो वो निसंदेह आकाश में खूब ऊंची बढ़ेगी और अपने लक्ष्य को पा पाएगी। बहुत खूब अंजलि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे विश्वास है कि आपसे प्रेरित होके हमारी आगे की जो भी पीढ़ी है उसमें जो भी हमारी लड़कियां हैं वो आपसे प्रेरित होंगी, और आपसे प्रेरणा पाकर वो भी इस तरह के भाव और सहयोगी भाव से एक दूसरे की मदद के लिए अग्रसरित होंगी। बहुत खूबसूरत, आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, और आगे भी आप इस तरह से अपने लक्ष्य को पाती रहें, अपनी शिक्षा को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं अंतिम रूप देते हैं, और आपका पुनः धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू मैम।